फेड बाहर आता है और कुछ हद तक गुप्त रूप से यह घोषणा करता है कि वे शायद मात्रात्मक कसावट को रोक सकते हैं। जो यह सवाल उठाता है, क्या वे मात्रात्मक सहजता को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं? तो हम जीरो हेज पर जाएंगे, जिसका शीर्षक है एफओएमसी मिनट्स फेड की संभावित मौनता की पुष्टि करते हैं। क्यूटी टेपर के लिए अधिकारियों ने अनिश्चितता के लिए ट्रंप की नीतियों को दोषी ठहराया। तो ये मेरे लिए वास्तव में बहुत समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर आप फेड मिनट्स में जो बात कर रहे हैं उसे देखें, वे संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अनिश्चितता यह है कि टैरिफ अतिरिक्त महंगाई का कारण बन सकते हैं। ठीक है, उन्हें तो आप आखिरकार क्यों क्यूटी को कम करेंगे? शायद इसे थोड़ी देर के लिए रोक दें। अगर आप महंगाई के बारे में चिंतित थे, तो क्या आप इसके विपरीत नहीं करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि फेड का बैलेंस शीट महत्वपूर्ण है। मैं बस इस पर उनके दृष्टिकोण से या उस कहानी के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसे वे आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो लेख पर वापस चलते हैं। 29 जनवरी को हुई पिछले एफओएमसी बैठक के बाद से बाजार ने वॉशिंगटन से निकलने वाले समाचारों की बाढ़ के साथ शानदार तरीके से निपटा है। सोना निश्चित रूप से सबसे प्रमुख रहा है। सभी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, तेल और डॉलर लगभग स्थिर हैं, लेकिन बहुत अधिक उतार चढ़ाव के साथ। जब आप बस एक ही जगह पर रह रहे होते हैं और ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो यह निवेशकों के लिए बहुत मुश्किल बना देता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव। मैक्रो डेटा स्टैक के साथ एक बुरे सपने जैसा रहा है। मुद्रास्फीति जनित मंदी, ठीक है, चलो। मुझे पता है कि जीरो हेज इस शब्द का ढीला इस्तेमाल करना पसंद करता है, लेकिन चलो। सीपीआई 3% पर है। हम 2.4 से 3 पर चले गए हैं। अब मैं समझता हूं कि सीपीआई महंगाई को काफी कम आंकता है। मैं समझ गया, लेकिन मैं उस सीपीआई का उपयोग केवल एक प्रवृत्ति के रूप में कर रहा हूं। और इस तरह हम महंगाई से कम महंगाई की ओर बढ़े, न कि अपस्फीति की ओर। कीमतें नहीं गिरी, वे बस धीमी गति से 2.4 तक बढ़ी, जैसा कि सीपीआई द्वारा मापा गया। और हम 60 बेसिस पॉइंट्स ऊपर हैं। तो स्टैगफ्लेशन, मुझे नहीं पता। और फिर बेरोजगारी की दर वास्तव में कम हो रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक अच्छी अर्थव्यवस्था है। यह औसत जो और जेन के लिए एक भयानक अर्थव्यवस्था है। लेकिन इसे स्टैगफ्लेशनरी कहना, हाँ, वास्तव में नहीं। वास्तव में नहीं। चलो देखते हैं। विकास के आश्चर्य अ, नीचे की ओर रहे हैं, जबकि महंगाई के आश्चर्य फिर से ऊपर की ओर बढ़ गए हैं। बढ़ गए। चलो चलो, जिससे यह समझ में आता है कि दरों में कटौती की उम्मीदें पिछले एफओएमसी बयान के बाद गिर गई हैं। और देखो, यहां तक कि उनके अपने चार्ट के अनुसार दर की उम्मीद, इस पर ध्यान दो। वे यहां से वहां तक की बात कर रहे हैं, जो कि बढ़ रहा है। मैं जीरो हेड पर ज्यादा सख्त नहीं हो सकता। वे मेरे पसंदीदा में से एक हैं, लेकिन वे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना पसंद करते हैं, कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे लिए ये वही बात है जो बर्तन को काले रंग से पुकार रही है, जब आप मेरी थंबनेल और मेरे शीर्षकों को देखते हैं। पिछली बैठक के बाद से फेड की बातें सतर्कता से ऊंची रही हैं। पावेल ने अपनी कटौती की टिप्पणियों में जल्दी न करने की बात दोहराई है, और विभिन्न अन्य फेड प्रमुखों ने यह नोट किया है कि केंद्रीय बैंक एक अच्छे स्थान पर है, जब उन्होंने अपने पिछले बयान से आशावादी महंगाई के घटने की भाषा हटा दी। आप जानते हैं, ये पागलपन है कि बाजार उनके हर शब्द पर लटकता है। और मैं इसके बारे में बात करता हूं बस इसीलिए क्योंकि ये एक चैनल है जहां हम समाचारों के बारे में बात करते हैं। और इसीलिए ये समाचार में है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। फेड जो अपने बैलेंस शीट के साथ कर रहा है, ये बड़ा मामला है समाचार से। यांत्रिक दृष्टिकोण से ये असल में मायने रखता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये मायने रखता है। लेकिन आपको खुद से पूछना होगा, कैसे हम यहां तक पहुंचे? जैसे, सच में हम उस बिंदु पर कैसे पहुंचे जहां हमारा वित्तीय सिस्टम इतना गड़बड़ है, जहां हमारी अर्थव्यवस्था इतनी उलटी है कि वहां हर व्यक्ति नहीं, लेकिन निश्चित रूप से वित्तीय अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति और फिर बहुत से आम लोग हर एक शब्द जो जेरोम पावेल कहते हैं उस पर लटक रहे हैं, जैसे कि यह यांत्रिक रूप से बाजार और अधिक महत्वपूर्ण व्यापक अर्थव्यवस्था को हिला देगा। मेरा मतलब है, मैं हमेशा उस पहले बातचीत की ओर लौटता हूं जो मैंने जेफ स्नाइडर के साथ की थी। और मैंने उनसे पूछा कि सफलता की उनकी परिभाषा क्या होगी, जैसे कि आपको असली अर्थव्यवस्था में क्या होता हुआ देखना चाहिए, ताकि आप जान सकें कि हम वास्तव में सुधार कर रहे हैं। और उसने कहा कि किसी को भी फेड के अध्यक्ष का नाम नहीं पता होना चाहिए। और आप सोचते हैं, ओह भगवान, ये कितना अवास्तविक है। ये कभी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप बस समय में पीछे जाएं, मेरा मतलब है बस 1940 के दशक, 1950 के दशक, 1960 के दशक में वापस जाएं, तो कोई नहीं जानता था कि फेडरल रिजर्व को कौन चला रहा है।
ये एक घरेलू नाम नहीं था और ये तो वित्तीय मीडिया में भी एक घरेलू नाम नहीं था। मुझे ये कैसे पता है? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी एक शौक है कि मैं वापस जाकर 1940 के दशक और उससे भी पहले के वॉल स्ट्रीट जर्नल के शीर्षक और लेख पढूं। और मुझे याद है कि 1940 के दशक में मैंने 1940 के दशक को विशेष रूप से चुना क्योंकि सपोज़िडली तब फेड सभी इस यील्ड कर्व कंट्रोल और इन सभी बांडों को खरीद रहा था। और वे वास्तव में सक्रिय थे, कह सकते हैं, बाज़ारों में। और मैं 1940 के दशक में वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ता हूँ और मुझे न केवल फेड के अध्यक्ष का बल्कि फेडरल रिजर्व का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। अब मुझे यकीन है कि अगर मैं वास्तव में इसे बारीकी से देखूं तो मैं इसे यहाँ-वहाँ ढूंढ सकता हूं। लेकिन आजकल मेरा मतलब है आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ते हैं और हर दूसरी शब्द भगवान के लिए फेडरल रिजर्व है या कम से कम हर दूसरी लेख, है ना? मेरा मतलब है मैं ब्लूमबर्ग को देखता हूँ और उनके पास केंद्रीय बैंकों के लिए वो एक पूरा सेक्शन है, उनके पास एक पूरा टैब है। लेकिन बात ये थी उस समय ये कोई बात नहीं थी। और 1970 के दशक से पहले जो लोग फेड के बारे में जानते थे, वे इसे मज़ाक समझते थे। उन्हें नहीं लगता था कि उनके पास कोई शक्ति है। उन्होंने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर हम उस स्थिति से आज की स्थिति में कैसे पहुँचे? और अपने आप से पूछिए, क्या तब की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत थी? और मैं ये नहीं कह रहा कि 70 के दशक में महँगाई के साथ सब कुछ ऐसा था, लेकिन 1970 के दशक से पहले क्या तब की अर्थव्यवस्था आज की तुलना में अधिक मजबूत थी? मैं बिल्कुल यह कहूँगा, अगर आप एक मजबूत अर्थव्यवस्था को इस रूप में मानते हैं कि इसका ध्यान वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर है, न कि सिर्फ संख्या को बढ़ाने पर, जैसे कि आज हम फार्ट कॉइन के साथ हैं। तो चलो एक आंदोलन शुरू करते हैं। ये सिर्फ फेड को खत्म करना नहीं है। चलो फेड को भूल जाते हैं। लेख पर वापस आते हैं। यहाँ कुछ प्रारंभिक मुख्य बातें हैं। फेड्स ने होल्ड की पुष्टि की है। ज़ीरो हेज़ ने बताया कि फेड के 19 अधिकारी जो ब्याज दर के निर्णय में भाग लेते हैं, वे यह संकेत देते हैं कि वे किसी भी आगे की कटौती करने से पहले महंगाई पर और प्रगति देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्वांटिटेटिव टाइटनिंग पर रुकने पर क्यों विचार कर रहे हैं? मैंने सोचा था कि फेड के माध्यम से आप तरलता कम कर रहे हैं और माना जाता है कि इससे मुद्रास्फीति दर को कम करने में मदद मिलेगी। फेड ट्रंप को दोषी ठहराता है। मिनट्स में अर्थव्यवस्था के चारों ओर उच्च स्तर की अनिश्चितता का भी जिक्र किया गया, जिससे फेड के लिए किसी भी आगे के प्रमुख ब्याज दरों में बदलाव पर विचार करते समय एक सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण अपनाना उचित हो गया। फेड के अधिकारियों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ, प्रवासियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन, साथ ही मजबूत उपभोक्ता खर्च को ऐसे सभी कारक बताया जो महंगाई को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप दरें क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? जैसे ये बस, ये नहीं करता। बहुत सारी विरोधाभास हैं और यह उन चीजों में से एक है जिस पर मैंने 2021 में इस चैनल की शुरुआत के बाद से जोर दिया है। यह ऐसा है जैसे जब केंद्रीय योजनाकार आपको कुछ ऐसा बताते हैं जो समझ में नहीं आता। आपको ये देखना होगा कि वे क्या कह रहे हैं और आपको इसे उच्च स्तर की संदेह के साथ जांचना होगा। और आम तौर पर जब कुछ समझ में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि वे झूठ बोल रहे हैं। यह इसलिए है क्योंकि वे झूठ बोल रहे हैं। कम से कम यही मेरा अनुभव रहा है 2020 से वापस जाते हुए। मेरा मतलब है लगभग हर बार जब यह जांच पर खरा नहीं उतरता, तो इसका मतलब है कि वे झूठ बोल रहे हैं या वे किसी तरह की कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में बस किसी तरह की प्रचार सामग्री को आगे बढ़ाना। मौद्रिक नीति। कुछ प्रतिभागियों ने व्यापार और आव्रजन नीतियों में संभावित परिवर्तनों का उल्लेख किया जो महंगाई कम करने की प्रक्रिया में बाधा डालने की संभावना रखते हैं। अधिकांश प्रतिभागियों ने आंका कि दोहरे जनादेश के लक्ष्यों के लिए जोखिम असंतुलित थे। कुछ प्रतिभागियों ने नोट किया कि ऐसा लगता है कि महंगाई के जनादेश को प्राप्त करने का जोखिम बेरोजगारी या रोजगार जनादेश के जोखिमों से अधिक था। प्रतिभागियों के अधिकांश ने देखा कि वर्तमान उच्च स्तर की अनिश्चितता ने समुदाय के लिए मौद्रिक नीति में समायोजन पर विचार करते समय एक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना उचित बना दिया। ठीक है, चलो यहाँ बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। मैं इसी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। विभिन्न प्रतिभागियों ने नोट किया कि बैलेंस शीट के घटने को रोकने या धीमा करने पर विचार करना उचित हो सकता है। क्यों? क्यों? अगर महंगाई के साथ जोखिम ऊपर की ओर है, तो आपको बैलेंस शीट के घटने की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। ओह! फिर से इसे उनके दृष्टिकोण से देखते हुए, यह मेरी राय नहीं है, लेकिन इसे उनके ढांचे के माध्यम से देखना। सही, मुझे नहीं लगता कि उनकी बैलेंस शीट महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लिए वे तर्क करेंगे कि यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है और कि अगर वे क्यूई बढ़ा रहे हैं, तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके शब्दों में या उनके दृष्टिकोण में यह ब्याज दरों को कम करने, तरलता बढ़ाने और महंगाई बढ़ाने के लिए है। जब वे महंगाई दर को 2% तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो वे क्या कर रहे थे? वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, या यही समस्या थी?
अपस्फीति। वे क्या कर रहे थे? उन्होंने दरों को शून्य तक गिरा दिया और महंगाई दर को अपने 2% लक्ष्य तक लाने के लिए मात्रात्मक सहजता, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे थे। क्या आपको वो दिन याद हैं? ठीक है, तो अगर आप महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर यह जोखिम इन सभी टैरिफ के कारण है, तो क्या आप क्यूई का विपरीत यानी क्यूटी नहीं करेंगे या क्या आप इसे फिर से रोक देंगे? देखिए, वे अपने ही बयान में, अपने ही मिनट्स में कैसे अपने आप से विरोधाभास कर रहे हैं। और मेरे लिए ये संदेहास्पद लगता है और ये मुझे बताता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। अर्न सीमा के समाधान के बाद रिजर्व तेजी से घट सकते हैं और बैलेंस शीट के घटने की वर्तमान गति के साथ यह संभवतः उन स्तरों तक पहुंच सकता है जिन्हें समिति उचित मानती है। ठीक है, मुझे आपको ये समझाने दें। ये मुझे पागल कर देता है, लेकिन मुझे आपको समझाने दें कि वे यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे सिस्टम में बैंक रिजर्व का एक चार्ट दिखाने दें और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि यह पूरी तरह से बकवास और घमंड है, सच में। तो वे यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? वे आरण सीमा के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मेरे पास टीजीए है? मुझे नहीं पता, लेकिन तो आप लोग यह मेरे वीडियो देखने से जानते हैं। टीजीए फेड की बैलेंस शीट के देनदारी पक्ष का एक घटक है। ये जैनेट येलन है या अब स्कॉट सेंस चेकिंग अकाउंट ट्रेजरी। तो अगर वे उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां वे अर्न सीमा को छू रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि वे उतना अर्न जारी नहीं कर पा रहे हैं जितना वे चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वे उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते जितना वे चाहते हैं और इसलिए वे जो कर रहे हैं वह है, वो एक ही मात्रा नहीं है। माफ कीजिए, टीजीए से बैंक के रिजर्व खातों में जा रहे बैंक रिजर्व की वही मात्रा। क्योंकि याद रखें, फेड की बैलेंस शीट के देनदारी पक्ष के 3 प्रमुख घटक हैं मेगा बैंकों के लिए बैंक रिजर्व खाते। मान लीजिए टीजीए और रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो लगभग खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि और नहीं। चलो बस ये कहें कि बैंक रिजर्व रिवर्स रेपो से मेगा बैंकों के खातों में जा रहे हैं और अगर हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां टीजीए से कम रिजर्व निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेगा बैंकों के खातों में कम रिजर्व जा रहे हैं। और जबकि वे ऐसा कर रहे हैं, सभी चीजें समान होने पर यह रिजर्व की मात्रा को कम कर देगा, क्योंकि आपके पास टीजीए तरलता या रिवर्स रेपो नहीं है जो खाते से बाहर आ रहा है, ताकि क्यूटी के साथ हो रहे घटनाक्रम को संतुलित किया जा सके। तो आप यहां देख सकते हैं कि 22 दिसंबर से लेकर आज की तारीख तक बैंक रिजर्व में शुद्ध वृद्धि हुई है। लेकिन अगर आप फेड की बैलेंस शीट को देखें, तो उन्होंने यहां से लेकर यहां तक बड़े पैमाने पर किया होगा। और क्यों? मेरा मतलब है, बड़े पैमाने पर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम 6.8 पे हैं। हम 2 ट्रिलियन से अधिक देख रहे हैं। 2 ट्रिलियन से अधिक का क्यूटी। लेकिन फिर भी सिस्टम में रिजर्व की मात्रा वास्तव में थोड़ी बढ़ गई है। ये कैसे संभव है? क्योंकि वो रिजर्व अधिक थे। टीजीए और रिवर्स रेपो से निकलने वाले रिजर्व मात्रात्मक कसावट के कारण रिजर्व में कमी को पूरी तरह से संतुलित कर रहे थे। तो ये वही है जिसका जिक्र फेड कर रहा है। अब बैंक रिजर्व की मात्रा और घमंड पर वापस आते हैं। और यह पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि देखिए सिस्टम में कितने रिजर्व थे। मेरा मतलब है, मैं ये हर समय बताता हूं, लेकिन देखिए क्यूई से पहले सिस्टम में कोई रिजर्व नहीं थे। कोई रिजर्व नहीं। तो दूसरे शब्दों में, पूरा वैश्विक मौद्रिक प्रणाली बिना किसी या प्रभावी रूप से बिना किसी रिजर्व के काम कर रही थी। ठीक है, तो अब अचानक आप कहने जा रहे हैं कि ओ मेरे भगवान, 3.2 ट्रिलियन बस पर्याप्त नहीं है। आप ये कैसे समझते हैं? और अगर आप ये कहना चाहते हैं, ठीक है जॉर्ज, ये क्यूई का समय है, आप जानते हैं प्रचुर रिजर्व हैं, अब ये बहुत अलग है, मैं इस पर बहस करूंगा। नहीं, ये नहीं है स्वयं। लेकिन अगर आप उस जवाब मत का होना चाहते हैं तो ठीक है। देखिए, जब हमें सिस्टम के साथ एक समस्या हुई थी, वह सितंबर 2019 में था और उस समय रिजर्व 1.5 ट्रिलियन थे। अब मैं यह तर्क करूंगा कि रिवर्स रेपो का विस्फोट कम बैंक रिजर्व का परिणाम नहीं था। लेकिन अगर यह आपका तर्क है तो ठीक है। हमारे पास अभी भी हम 1.7 ट्रिलियन का डेल्टा है। और आप फेड के अधिकारी मुझसे कह रहे हैं कि आप इतने स्मार्ट हैं कि आप सभी अपने मॉडलों के आधार पर, जो कि हम जानते हैं कि बेहद बेहद सटीक हैं, ये सुनिश्चित जानते हैं कि 3.2 ट्रिलियन पर हम उस क्षण के बहुत करीब हैं जब मौद्रिक प्रणाली में बस पर्याप्त बैंक रिजर्व नहीं होंगे, जो कि वास्तव में उन्हें शुरू में चाहिए ही नहीं। हूँ। और मैं इस बात से इतना फ्रस्ट्रेट क्यों होता हूँ, इसका कारण यह है कि फेड बस आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उनके पास ये सारी शक्ति है। यह ओज का जादूगर है जो बस आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप विश्वास करेंगे कि वे सिर्फ एक छोटे से आदमी हैं जो यहां वहां यह लीवर खींच रहा है, और आप मानते हैं कि वे यह
यह ओमनी है। ओह, ओमनी पर आप कैसे? सब कुछ शक्ति देने वाला। चलो उस शब्द के साथ चलते हैं। ये कहना थोड़ा आसान है कि वे ये सब शक्ति रखने वाला व्यक्ति या संस्था हैं जो वास्तव में बस वे जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और वे जीडीपी को नियंत्रित करते हैं, वे ब्याज दरों को नियंत्रित करते हैं, वे तरलता को नियंत्रित करते हैं, वे डॉलर को नियंत्रित करते हैं, वे यह सब नियंत्रित करते हैं और वे बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करते हैं। ब्ला ब्ला ऊह ब्ला ऊह ब्ला ब्ला। जब असल में वे बस इस छोटे से वास्तविकता हैं, वे बस पर्दे के पीछे ओझ का जादूगर हैं। और यह सब एक विशाल मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन है ताकि आप कुछ ऐसा माने जो आपको उस कार्रवाई को करने के लिए प्रेरित करे जो वे चाहते हैं कि आप करें। यह है, वे आपको नियंत्रित कर रहे हैं, वे नागरिकों को नियंत्रित कर रहे हैं, वे वित्तीय बाजार को नियंत्रित कर रहे हैं, वे औसत जो और जेन को नियंत्रित कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वे यह कर रहे हैं, वे जानते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन उनकी असली शक्ति है, क्योंकि वे इसे कहते हैं। फेड मिनट्स के साथ गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको 1980 के दशक में वापस जाना होगा। इस बात को खुलकर स्वीकार करते हैं और मैं यही बात निराश करती है। ये ऐसा है, चलो बस चलो चलते हैं। क्या हम अब इस बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां हम सच को सच कहें? क्या हम इस बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां हम इस धोखे को खत्म कर दें? उस बेकार फेड को खत्म कर दो, बेवकूफी मनोवैज्ञानिक ऑपरेशनों को खत्म कर दो, जेरोम पोवेल को हटा दो। और क्यों? मेरे पास एक नया विचार है। बहुत से लोग कहेंगे, हे भगवान, तो फेड की जगह क्या आएगा? मुझे पता है। बाजार की ब्याज दरों के बारे में क्या? अच्छा, हम बाजार को क्यों नहीं आने वाले समय की दरें तय करने देते? बाजार को ब्याज दरें तय करने देने के बारे में क्या? क्या एक नया विचार है? क्या आपको नहीं लगता कि बाजार फेड से बेहतर ब्याज दरें तय कर सकता है? और फिर अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो वे घटती हैं। ठीक है, यही तो बाजार कर रहा है और वे ये एक कारण से कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, तो मेरे लिए क्या पागलपन है। हर एक अर्थशास्त्री जो बाहर है, चाहे वे कीन्सियन हो, ऑस्ट्रियाई हो, मौद्रिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सभी में एक बात समान है और वे सभी कहते हैं कि मूल्य नियंत्रण बुरे हैं। यहाँ तक कि क्रुगमैन, मूल्य नियंत्रण बुरे हैं, लेकिन फिर भी सभी कहते हैं कि अगर हमारे पास एक केंद्रीय योजनाकार है जो पैसे की कीमत, ब्याज दरें तय कर रहा है, तो ये न केवल अच्छा है बल्कि ये बिल्कुल अनिवार्य है। हमें ये चाहिए, आपको पता है। बिल्कुल, हम असली में मूल्य संकेत चाहते हैं इन वास्तविक अर्थव्यवस्था में, और हम मूल्य खोज चाहते हैं और हम ये सभी चीजें चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बाजार वहां कीमतें तय करे। लेकिन भगवान न करे कि हमें पैसे, क्रेडिट या ऋण की कीमत के साथ ऐसा करना पड़े। आओ। अच्छा, क्या आप उन्हें अपने ही खिलाफ बात करते हुए नहीं देख सकते? और जब वे अपने ही खिलाफ बात करते हैं तब आप जानते हैं कि ये झूठ हैं, तब आप जानते हैं कि यह प्रचार है। नमस्ते दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह एक अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं, जो आपको एक बुलेट प्रूफ कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आईन अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलता है, साथ ही रेबल कैपिटलिस्ट। ये ऑरलैंडो में 23 मई से 25 मई तक है। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी, लिन ओल्डेन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी ले लें। और ये जानने के लिए कि इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे देख सकते हैं arebelcapitalistlive.com। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आप छूट पा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं, टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतजार मत करो, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट ले लें, और मैं आपको 30 मई से 25 मई तक ऑरलैंडो में मिलूंगा।